नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। मैं डॉक्टर रानी वैद्य। आज हम जानेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होती है, समस्या समाधान उपागम क्या होता है। भाई, जीवन में समस्याओं को सुलझाने में ये कैसे सहायक है। देखिए, समस्याएं हर समय रहती हैं। हम दिन प्रतिदिन जो है कोई ना कोई समस्या का सामना करते हैं। विद्यार्थी अगर ये सीख जाएं कि समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाता है, वो कौशल सीख जाएं, वो अनुभव उनके अंदर आ जाए, तो वह अपने दैनिक जीवन में कितने आसानी से चीजों को हल करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। चलिए एक तरीका सीखते हैं, अप्रोच आपको एक सिखा रही हूं। कौन सी? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? मीनिंग, डेफिनेशन, स्टेप्स, रोल ऑफ टीचर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इतनी चीजों को हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए, कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ सॉल्यूशन है। आपके सामने एक उदाहरण रखती हूं। आप बताइए कि एक जो स्वस्थ मनुष्य है उसका तापमान कितना होता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है। क्या सोचा आपने? हाँ भाई, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। बिल्कुल ठीक आपका उत्तर। अच्छा, मनुष्य का जो तापमान है हम किससे मापते हैं? किससे मापते हैं आपको जब बुखार आता? थर्मामीटर से। वेरी गुड, थर्मामीटर से नापते हैं। अच्छा, तापमान मापने के और कौन कौन से पैमाने हैं? जैसे मैंने थर्मामीटर को जो नापा है और उसमें तापमान मैंने कहा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो और कौन कौन से पैमाने? सोचिए। सेल्सियस, ठीक बात है, एक सेल्सियस पैमाना होता है, एक फ़ारेनहाइट पैमाना होता है, साथ ही साथ एक केल्विन जिसे परम पैमाना कहते हैं ना। अलग अलग पैमाने हैं जिनसे हम शरीर का तापमान नाप सकते हैं। देखिए, मैं आपसे क्या कर रही हूं, प्रश्न पूछ रही हूँ। प्रश्नों के साथ जो समस्या है उसका हल ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। जब समस्या का हल होता है तो बालक के अंदर एक संतोष का अनुभव होता है, यानी वो एक फील गुड करता है, और उस फील गुड से क्या होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आपका अगर उत्तर सही मिलता है तो कितनी खुशी मिलती है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। और जैसे जैसे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हम कोई भी नई और समस्या हमारे सामने आए उसे हल करने के लिए हम तत्पर होने लग जाते हैं। तो ये उदाहरण से थोड़ी सी बात कही। ये पजल गेम मुझे बहुत पसंद है। आप में से कितने लोग हैं ये क्यूबिक को सॉल्व कर लेते हैं? देखिए भाई, समस्या है तो समाधान है। आपको इस तरह से मानसिक, जो हम बात कर रहे हैं कि मानसिक रूप से आप चीजों को हल कर रहे हैं, ये मानसिक क्रिया पे आधारित हो गया। ये क्यूब जो सॉल्व कर लेते हैं ना, उनका मेंटल लेवल अच्छा होता है, क्योंकि जब हम समस्या का चयन करते हैं, अपने विचारों में तार्किक और स्वयं विचार कर रहे हैं कैसे हल करना है, तार्किक ढंग ढूंढ रहे हैं, तार्किक शक्ति का विकास हो रहा है, समस्या का हम स्वयं समाधान ढूंढ रहे हैं, जिससे कि वो क्या हो जाता है, एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है। समस्या को के प्रति उसकी अब समझ विकसित हो जाती है। जब समझ विकसित होती है तो हल दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो क्यूबिक आप भी सॉल्व कीजिए, आपकी मेंटल एक्सरसाइज होगी। चलिए, अब समझते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का क्या होता है मीनिंग। क्या समझाना चाह रही हूं मैं कि समस्या उस परिस्थिति को कहते हैं जिसके लिए मनुष्य के पास पहले से कोई तैयार हल नहीं होता है, यानी आपके पास अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए वो प्रॉब्लम है। A problem is a situation for which the individual has no ready-made solution. आपके पास अभी सॉल्यूशन नहीं है, तभी तो वो प्रॉब्लम बना हुआ है। अगर प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना है, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का एक तरीका है, या उन समस्याओं का हल ढूंढने का एक तरीका है जो आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा पहुंचाती है। उन्हें हम समस्या समाधान कहते हैं। भाई, आवश्यकता पूर्ति में जब बाधा है वही तो समस्या है। उदाहरण, जैसे आप अगर कोई गाड़ी में आप जा रहे हैं, स्मूथ गाड़ी चल रही है, रोड भी बहुत अच्छी है, एकदम से एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर आता है और गाड़ी जो है वो जंप मारती है थोड़ा सा, और आप
को दचके लगने का अनुभव होता है और इस तरह से थोड़े आगे चलने पे काफी सारे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। आप देखिए, जब तक स्मूथ गाड़ी चल रही थी आपको कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुई। जैसे ही दैनिक जीवन का उदाहरण है, जैसे ही हमें जर्क लगना शुरू हुए, समस्या का अनुभव होना शुरू हो गया। इस तरह से आप पहले समस्या तो समझे, समस्या क्या है। समस्या आपके पास अब उसका कोई हल नहीं होता, पहले से कोई तैयार हल नहीं होता उस परिस्थिति का, ठीक है ना। तो अभी आपने क्या समझा, मीनिंग में और ध्यान दें। स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटेड विद द प्रॉब्लम विच रिक्वायर them to find either a scientific और अ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, ये खुद साइंटिफिक वे में, टेक्नोलॉजिकल वे में सॉल्यूशन निकाल रहे हैं प्रॉब्लम का। समस्या समाधान उपागम विद्यार्थियों की मानसिक क्रिया पर आधारित है भाई, इसीलिए तो कहा मैंने मेंटल एक्सरसाइज है ये। बहुत अच्छे ढंग से जब आपके लॉजिकल पावर डेवलप हो रहा है, स्वयं विचार करने की शक्ति विकसित हो रही है, समस्या का क्या समाधान है ये आप खुद सोच रहे हैं। इसीलिए तो क्या हो गए, ये स्टूडेंट सेंटर स्ट्रेटेजी है। इट इज अ स्टूडेंट सेंटर स्ट्रेटेजी विच रिक्वायर स्टूडेंट्स टू बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके अंदर स्वयं विचार करने की शक्ति पैदा हो रही है। और मैंने क्या कहा, जब आप स्वयं समस्या का हल कर रहे हैं तो एक आपको अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, और वो कॉन्फिडेंस आपको नई फिर प्रॉब्लम फेस करने में मदद कर रहा है। आप उसका भी हल ढूंढने में आप आसानी से हल ढूंढ पाते हैं। फिर से डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या समझा रही हूँ, अभी मैंने मीनिंग भर बात की है, अब यहाँ डेफिनेशन की बात कर रही हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ planned attack on the difficulty for the finding out satisfactory solution। आपको संतोषजनक उत्तर चाहिए कि नहीं, समाधान चाहिए कि नहीं, और हम क्या कर रहे हैं, हल ढूंढ रहे हैं, समस्या का सही हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए भाई, बीएफ स्किनर के द्वारा क्या कहा गया है कि समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क होते हैं। यहां पे मैंने आपके अंदर सृजनात्मक चिंतन यानी सोच और वो तर्क यानी लॉजिक डेवलप करे। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज सच अ फ्रेमवर्क और अ पैटर्न विद इन विच क्रिएटिव थिंकिंग एंड रीजनिंग टेक प्लेस। यहां पर आप अब समस्या को नए ढंग से समझ पा रहे हैं, उसका अनुभव कर पा रहे हैं, और उस तरह से आप समाधान की ओर पहुंच रहे हैं लॉजिक लगाते हुए। यही बात बीएफ स्किनर जी समझा रहे हैं। साथ ही साथ गेट्स जी को समझ लेते हैं कि समस्या समाधान शिक्षण का ही एक रूप है। मैं आपको एक टीचिंग दे रही हूं कि नहीं, समस्या समाधान समझाने का प्रयास कर रही हूं। समस्या समाधान शिक्षण का ही एक रूप है जिसमें उचित स्तर की खोज की जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ फॉर्म ऑफ टीचिंग इन विच एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इज डिस्कवर। आपसे मैं वही चाह रही हूं कि आप एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करें, मुझे उचित स्तर की खोज कर रही हूं। आपको अभी समस्या समाधान का मैंने क्या बताया, केवल मीनिंग और डेफिनेशन। अभी इससे ज्यादा आप समस्या समाधान को नहीं जान रहे, मगर जैसे जैसे आप समझते जाएंगे, मैं आपको लेक्चर में समझाते जाऊंगी, आपके अंदर वो समझ विकसित होती चली जाएगी कि वास्तव में समस्या समाधान उपागम क्या है। तो दो आपको अभी मैंने स्किनर की भी बात कर दी, गेट्स जी की भी बात कर दी। अब मैं बात करूंगी फीचर्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। क्या होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के फीचर्स यानी विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए भाई, पहला मैंने क्या लिखा है, लक्ष्य केंद्रित होती है। बात समझाने की कोशिश कर रही हूं कि ये कैसे होती है, लक्ष्य केंद्रित, गोल ओरिएंटेड मेथड है। देखिए, इस विधि में लक्ष्य केंद्रित से क्यों कह रही हूं कि यहां इसका एक विशिष्ट लक्ष्य होता है, स्पेसिफिक एम होता है। क्या होता है, लक्ष्य ही बाधा को दूर करना होता है, ये हमारा स्पेसिफिक एम है। जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम आई है उसको सबसे पहले सॉर्ट आउट करो, इसलिए मैंने कहा गोल ओरिएंटेड मेथड है। वो गोल ही यही है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। दूसरा मैं बात कर रही हूं सूझबूझ या अंतर्दृष्टिपूर्ण।
क्योंकि आप अब खुद समझ रहे हो, देख रहे हो कुछ चीजों को, आप किस तरह से क्या घट रहा है, क्यों हो रहा है, समस्या को महसूस कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो, उसमें से प्रॉब्लम को कैसे हम हल कर सकते हैं वो सूझबूझ लगा के हल कर रहे हो। तो इस तरह से ये कैसे हो गई, सूझबूझ पर आधारित हो गई। फिर मैं कहूंगी आलोचनात्मक, क्रिटिकल। यहाँ पे देखिए समस्या का समाधान करने के लिए हमें उसका पर्याप्त मूल्यांकन करना जरूरी है, क्या सही है क्या गलत है। आलोचनात्मक थिंकिंग जो होती है, क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है, वो दो मूल्यांकन पर आधारित होती है। क्या समझा रही हूं? क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो किस पर आधारित होती है? मूल्यांकन। मूल्यांकन में मुख्य बात छुपी होती है कि उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमें दोनों पक्षों को ध्यान में देते हुए, आलोचना करते हुए उस समस्या का क्या कर रहे हैं, हम समाधान ढूंढ रहे हैं। अब मैं बात करूंगी उसी में आगे वास्तविक जीवन से कैसे जुड़ी है। आप देखो समस्या दैनिक जीवन में हम हर जगह महसूस कर रहे हैं। अगर हमने समस्या तो महसूस कर रहे हैं मगर समस्या समाधान करने का कौशल विकसित कर लिया तो हम अपने दैनिक जीवन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है जो डे टू डे लाइफ से जुड़ी, उसका समाधान आसानी से कर सकते हैं। फिर मैं सृजनात्मकता की बात करूंगी, क्रिएटिवनेस की बात करूंगी कि आपके विचार, आपके थॉट जो है फिर से रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं भाई। सोचने का ढंग आप बदल रहे हैं, देखने का ढंग बदल रहे हैं, और जब ढंग आप बदल रहे हैं उससे आप में रचनात्मकता आ रही है। अब आप चीजों को नए तरीके से देख समझ सुन रहे हैं, समस्या को समाधान के नए नए ढंग ढूंढ रहे हैं, तो ये सृजनात्मकता पे आधारित हो गए। अंतिम में इसी फीचर्स में बात कर रही हूं चयनात्मकता की, सिलेक्टिवनेस की। यहाँ पे देखिए समस्या समाधान करते समय हमें सही हल ढूंढने के लिए कुछ उपयुक्त अनुभवों का चुनाव करना पड़ता है। आप देखोगे प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके सामने आ जाते हैं। समस्या समाधान करते समय हम कुछ चीजों का सिलेक्शन करते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जितना सटीक हमारा सिलेक्शन होगा हम समस्या के उतने सटीक हल पर पहुंच पाएंगे। तो मैंने क्या क्या फीचर्स दोहराए, आप दोहरा लीजिए मेरे साथ में। मैंने क्या कहा, लक्ष्य केंद्रित है, सूझबूझ है, आलोचनात्मक है, ये वास्तविक जीवन से जुड़ी है, सृजनात्मकता की बात कर दी, चयनात्मकता की बात कर दी। दोहरा लिया आपने मेरे साथ फीचर्स को। चलिए अब स्टेप समझते हैं किसके, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के, समस्या समाधान विधि के क्या क्या पद हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं कहूंगी समस्या का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। समझिए समस्या क्या है। जब बच्चा जो है अगर वह समस्या क्या है समझ जाता है तो वह चीजों को आसानी से हल कर पाता है। तो पहला स्टेप ही हो गया समस्या का चयन करना। फिर मैं दूसरा स्टेप क्या कह रही हूं, समस्या से संबंधित तथ्यों का एकत्रीकरण करना एवं व्यवस्था करना, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्ट रिगार्डिंग प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम आई है उससे जुड़े चीजों को, उससे जुड़े जो तथ्य हैं, जो डेटा है, उन सबको हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तब तो हम समस्या आई तो समस्या से जुड़ी चीजों को, हमें उससे जुड़े फैक्ट को तो इकट्ठा करना पड़ेगा, उसको ऑर्गेनाइज करना ही पड़ेगा। समस्या का महत्व स्पष्ट करना कि वास्तव में क्लैरिफाइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि विद्यार्थी को उसका समस्या का महत्व ही नहीं पता होगा तो वो रुचि नहीं लेंगे। मैंने क्यों इसे इम्पोर्टेंट कहा, प्रॉब्लम क्या है, अगर बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, समझ रहा है, तो वो अच्छे ढंग से उसका उत्तर निकालेगा, उसके हल तक पहुंचेगा। तो भाई समस्या को महत्व देना बहुत अधिक जरूरी है। तो ये 3 स्टेप हुए। उसके आगे मैं बात करूंगी स्टेप्स के कि तथ्यों की जांच तथा संभावित हलों का निर्णय लेना, इवैल्यूएशन ऑफ फैक्ट एंड डिसीजन अबाउट पॉसिबल सॉल्यूशन। अब आप क्या कर रहे हो, जो आपने जो तथ्य इकट्ठे किए थे उनकी क्या करना शुरू किया,
किया, जांच करना शुरू किया। उससे आपको क्या मिल रहे हैं? संभावित हल मिल रहे हैं, उत्तर मिल रहे हैं, और उसके बारे में आपने निर्णय लेना शुरू किया कि क्या करना है, कैसे किया है, किस तरह से हो रहा है। तो इस तरह से आपने समस्या के अनुरूप तथ्यों की जांच कर संभावित उत्तरों का निर्णय लिया। अब मैं यहाँ पे कह रही हूं सामान्यीकरण और निष्कर्ष निकालना, यानी जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। आपके सामने कुछ तथ्यों की जांच करने से कुछ निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं, जिनका आपने सत्यापन कर लिया है, आपने उन्हें चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया। अब उनको जनरलाइज कर रहे हैं कि उनसे जो हमें उत्तर मिल रहे हैं, ये जो निष्कर्ष हैं, भविष्य में किस तरह से ये प्रयोग लाए जा सकते हैं या नहीं, उनका हम क्या कर रहे हैं? सामान्यीकरण कर रहे हैं। सभी जगह उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, नहीं, वो जो निष्कर्ष हैं वो अभी हम सब जगह उसके प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं। अंत में स्टेप्स में क्या कर रही हूँ? निष्कर्षों का मूल्यांकन कर रही हूँ एवं समस्या का लेखा जोखा कर रही हूँ। भाई जो आए हैं रिजल्ट, जो हमने जो समस्या का निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, तो उसका मूल्यांकन करना बहुत अधिक जरूरी है, और साथ ही साथ उसे लेखा जोखा है ना, रिकॉर्ड उसका मेंटेन करना बहुत अधिक जरूरी। तो स्टेप्स ये हुए। इसी बात को दोबारा थोड़ा सा समझा दे रही हूँ कि सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, मैंने सबसे पहले क्या कर रही हूँ यहाँ पर? सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, दोहराइए मेरे साथ में, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस बनाइए, डेटा कलेक्शन कीजिए, एनालाइज कीजिए उस डेटा को, उससे कंक्लूजन निकालिए और रिपोर्ट बनाइए। क्या क्या दोहराया मैंने? आप प्रॉब्लम लीजिए, फिर उसे क्या कहते, प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फिर हाइपोथेसिस बनाइए, डेटा कलेक्ट कीजिए, डेटा को एनालाइज कीजिए, कंक्लूजन निकालिए और रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। तो ये हुए उसके स्टेप्स। अब मैं रोल ऑफ टीचर इन दिस अप्रोच, यानी यहाँ मैं अपना रोल बताना चाहती हूँ। यहाँ मैं आपके सामने क्या कर रही हूँ? प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ। भाई समस्या आपके सामने उत्पन्न कर रही हूँ, मगर साथ ही साथ मैं गाइडेंस भी दे रही हूँ, आपको सुपरवाइज भी कर रही हूँ, आपको ऑब्जर्वर भी हूँ, आपको ऑब्जर्व भी कर रही हूँ, आपको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हूँ, मोटिवेटर भी हूँ। भाई आपके लिए मैं प्रेरित कर रही हूँ कि देखिए समस्या क्या है, आप कर सकते हो, आपको कैसे करना है, मैं सभी तरह से आपकी मदद कर रही हूँ। तो ये मेरा रोल हुआ। अब मैं एडवांटेजेस की बात कर देती हूँ कि क्या होते हैं समस्या समाधान विधि में, जो है उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो मैंने पहला लिखा है कि समस्या जो है, जीवन की समस्या को सुलझाने में ये सहायक है, हेल्पफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। यहाँ पे बात कर रही हूँ कि भाई यहाँ समस्या को सुलझाने में किस प्रकार से सहायक है। जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, और समस्या समाधान का करने का तरीका अगर हमने सीख लिया तो हम जीवन में किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं कहूंगी स्वाध्याय की आदत का निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। समस्या आई है तो समाधान करने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टडी करनी पड़ेगी, कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी, और वो हम क्या कर रहे हैं? खुद उस समस्या का समाधान कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी करते हुए। तो ये स्वाध्याय की आदत का भी निर्माण कर रहे हैं। तथ्यों का संग्रह और व्यवस्थापन, आपने समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया? जो फैक्ट हैं उससे जुड़े जो उनको डेटा है उनको क्या किया? कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया। तो उससे आपको इस तरह से व्यवस्थित ये वैज्ञानिक विधि के भी पद हैं कि आपने डेटा को किस तरह से कलेक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज किया। ये काम करना आपकी समस्या के संभावित उत्तर में आपको समस्या के उत्तर तक पहुंचने में काफी मदद करता है। और एडवांटेजेस देखते हैं, अनुशासन को बढ़ावा देता है। भाई मैं आपको डिसिप्लिन बिहेवियर के लिए आपने ऑर्गेनाइज किया कि नहीं? मैंने अब भी कहा, फैक्ट को क्या किया आपने? कलेक्ट करना सीखा, ऑर्गेनाइज करना सीखा, समय पे सारी चीजें कर रहे हैं, कैसे करना है, पद पूरे निर्धारित हैं, एक पद में भी अपन हेरफेर नहीं कर सकते। इस तरह से जो हम डिसिप्लिन वे में चल रहे हैं तो हम समस्या का काफी अच्छा उत्तर या सही उत्तर पर पहुंच जाते हैं। ये क्या कर रहा है? हमारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर रहा है।
जितने हम व्यवस्थित होंगे, जितने हम तार्किक होंगे, जितने हमारी सोच वैज्ञानिक अभिवृत्ति को लिए होगी, एटीट्यूड को लिए होगी, तो हम उतना ही सटीक उत्तर पर पहुंचेंगे। तो हमारा इस तरह से हमारे अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो रहा, हम खुद कर रहे हैं उस समस्या का समाधान। तो इसीलिए हमें जो नॉलेज होगा वो कैसा होगा, परमानेंट। जो अनुभव होंगे वो हमारे खुद के होंगे। तो जब अनुभव खुद के होते हैं तो वो परमानेंट नॉलेज हो जाता है। तो ये एडवांटेजेस हुए। डिसएडवांटेजेस की बात कर दूं, यहां पे बात करूंगी कि संदर्भ सामग्री का अभाव होता है। मैंने अभी रीडिंग हैबिट बोला था ना कि सेल्फ स्टडी, भाई आपके पास स्टडी मटेरियल ही नहीं है तो आप कैसे उससे जुड़े कई फैक्ट को कैसे ढूंढ पाओगे, प्रिंसिपल्स को कैसे ढूंढ पाओगे, नियम को कैसे ढूंढ पाओगे, बहुत सारी चीजें हैं। अगर रेफरेंस मटेरियल नहीं हो तो हमारे को उस समस्या के उत्तर ढूंढने में कठिनाई होती है। अधिक समय और खर्च होता है, भाई बहुत समय लगता है समस्या का समाधान। ये मैजिक नहीं है कि चुटकी बजाई और समस्या का समाधान निकला है। कितना समय लगेगा ये हम पर निर्भर करता, हम किस तरीके से समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, मगर समय अधिक लगता है, रिक्वायर मच मोर टाइम। अब नीरस शैक्षणिक वातावरण हो जाता, डल एजुकेशनल एनवायरनमेंट। भाई वो करते करते कई बार होता समस्या का हल पहली बार में नहीं आया, दूसरी बार में नहीं आया, लोग कैसे हो जाते हैं, थोड़ा सा एनवायरनमेंट कैसे हो जाता है, नीरस, हताश होने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये भी देखा जाता, और कई बार गिव अप कर देते कि रहने दो, अब इस समस्या का समाधान नहीं आ रहा। हो सकता है तीसरी बार में उस समस्या का समाधान आ जाए, मगर उसने वहीं गिव अप कर दिया दूसरी बार में। तो इस तरह से नीरस एनवायरनमेंट हो जाता है। समस्या का चुनाव एक कठिन कार्य है। एक मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जो सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम है वो सबसे डिफिकल्ट टास्क है। क्या समस्या सही चुनी है कि नहीं, ये बहुत कठिन कार्य है। तो ये हर किसी की क्षमता नहीं होती है समस्या को सही देखना, समझना और चुनाव करके उसका सही हल निकालना। अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता होती है, भाई एक्सपीरियंस टीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि वो जान समझ पाएंगे वो समस्या का हल जो बच्चे निकाल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो अगर कमी है तो वो समस्या के सही हल पे नहीं पहुंच पा रहे। तो ये भी बात आ जाती है कि अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, इसीलिए मैंने इसे डिसएडवांटेज में कहा। और अंत में कह रही हूं कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए क्या है, ये अनुपयुक्त है, क्योंकि ये छोटे बच्चे नहीं ढूंढ सकते समस्या का समाधान, अभी उनमें वो तार्किक चिंतन ही नहीं डेवलप हुआ है। ये बड़े लेवल पर बच्चों के लिए अप्लाई होती है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस में आ गया कि प्राथमिक स्तर पर यह बिल्कुल उपयोगी नहीं है। अंत में बात कर रही हूं कि परियोजना और समस्या समाधान विधि में अंतर। कई बार होता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड लगभग एक सी तो है। यहां देखिए परियोजना विधि में समस्या का, उसमें भी समस्या का समाधान करते हैं। ये प्रोजेक्ट में आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, उसका आप समाधान ढूंढ रहे हैं, मगर कार्य को व्यवहारिक रूप से समाप्त कर देने के पश्चात ही हो जाता है। यानी आपने एक बार उस कोई प्रोजेक्ट मिला है, उसको सॉल्यूशन निकाला, वहीं पर आपने उसका प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जबकि समस्या समाधान विधि में समस्या का मानसिक हल ढूंढा जाता है, यानी ये मेंटल एबिलिटी से जुड़ी चीजें हो जाती। अर्थात समस्या समाधान विधि का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना है, यानी मेंटल एक्सरसाइज करना है कि प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ना कि समाज की समस्याओं का समाधान ढूंढना है। यानी आप देखो प्रोजेक्ट में हमने कहा कि हरियाली लाने के लिए अपन ने बात की प्लांटेशन करना, तो ये व्यवहारिक रूप देकर के आप उसे खत्म कर सकते हो। मगर यहां मैं समस्या समाधान में क्या कर रही हूं, आपकी मेंटल एक्सरसाइज करा रही हूं कि किसी भी प्रकार की समस्या आए उसका समाधान कैसे करना। अब मैं सामाजिकता से उसे नहीं जोड़ रही हूं, समाज की समस्याओं से नहीं जोड़ रही। तो आपने अंतर क्या देखा, परियोजना विधि और समस्या समाधान विधि में ये बेसिक अंतर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें आपने समझा कि समस्या समाधान उपागम क्या है, और अंत में मैंने बात की कि परियोजना विधि और समस्या समाधान विधि में क्या अंतर है। धन्यवाद दोस्तों।